दोस्तों, मैं आलोक यादव एक बार फिर से आपका आईसीएस हरदोई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो सीटेट के अभी तक मैंने 2 वीडियो डाले हैं। उसमें 2 पेपर सॉल्व करके डाले थे, न्यूमेरिक क्वेश्चन उसमें किए गए थे। आज का जो वीडियो है उसमें कुछ क्वेश्चन मैं शिक्षण के ले रहा हूँ, पेडागोजी के हैं, उनको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो उसमें से जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। अब इसमें क्वेश्चन में प्राथमिक स्तर को आप मेंशन जरूर करेंगे, क्योंकि बात सबसे बड़ी जो है इसमें वो प्राथमिक स्तर की ही है। तो देखो, प्राथमिक स्तर पर पहले बोला गया तुलना करना, अब प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, उसके बाद प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। ये जो क्वेश्चन था तुलना करना सही था। अब प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, लेकिन बोल दिया गया प्रमाणिक मापों का फिर उपयोग करना प्राइमरी प्राथमिक स्तर पर। ये लास्ट की बात इसमें कैंसिल हो रही है। तुलना करना, जैसे ही क्वेश्चन बोला तुलना करना, अगर आप प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चे को दिखा रहे हैं, मान लो एक बार आप उसको बस दिखा दीजिए, ठीक है, बस दिखा दीजिए। अगर नेक्स्ट टाइम उसे ट्रेन दिखा दीजिए, ठीक है, ट्रेन दिखा दीजिए, तो आप उससे कंपेयर अगर करवाएं ना, पूछे कौन सी आपको बड़ी लगी, तो ईजिली वो बता देगा कि ट्रेन लंबी थी। तुलना करें वहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा के, तो बच्चा ये बता देगा भाई बस से ट्रेन जो थी वो क्या थी, बड़ी थी। इस हिसाब से तो तुलना करवा सकते हैं। तुलना करने के बाद अप्रमाणिक मापों का उपयोग किया जाता है। जैसे बच्चे से कुछ कहा जाता है, कोई चीज़ माप करवाना है, उसको पहले ही आप मीटर सेंटीमीटर सब कुछ समझ नहीं आएगा, तो कोई अप्रमाणिक माप ऐसे ही नाप के जितनी, ठीक है, थोड़ा कोई एक छड़ी दे दीजिए, छड़ी से वो माप कर लेता है। उसके बाद में जब अप्रमाणिक माप हो गई, उसके बाद आप जब उस चीज़ का उसे ज्ञान हो जाए तो आप प्रमाणिक माप का उपयोग करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दिया है प्रमाणिक, फिर इकाई को विकसित कर देगा। अब जब आप उसको माप सिखा लेंगे तो आप उसको मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर का ये बता सकते हैं कि जैसे दूरी हो गई तो दूरी को मैं मीटर में लिखता हूँ, इस तरीके से इकाई। लेकिन अभी इकाई प्रमाणिक मापों का वो उपयोग करना नहीं सीख पाएगा, सिर्फ माप सिखाना है बट उपयोग करना नहीं सिखा पाएगा। इसका जो पहले वाला गलत हो गया। इसमें तो पहले ही बता दिया कि प्रमाणिक माप होनी चाहिए, पहले प्रमाणिक नहीं होती है। यहाँ भी पहले ही प्रमाणिक हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। और ये मैं बता चुका हूँ क्यों कैंसिल हो गया। तो इसका जो आंसर है वो बी वाला सही है। शायद ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी, क्वेश्चन देखो, दशमलव वाली दो संख्याओं को, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। ये इतनी बात बता दी गई। यानी मान लो जैसे नंबर 1 है 5, ये लिख लीजिए 15.63, और एक नंबर है 15.64। तो बताया क्या, दशमलव के 2 स्थान तक नंबर हैं को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। इसका मतलब वो ये भी जानता है कि 15.63 से 64 बड़ा है। ये चीज़ की उसको समझ है और उसको क्रम में रख लेता है। ये तो छोटा बड़ा जानता है और ये भी उसको क्रम में भी रख रखता है। तो इसके केवल वो प्रोसेस करना नहीं जानता है, और उसका सामाजिक ध्येय से तो कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है। आप इसकी बात करें, और ये विषयात्मक ध्येय, पूरे विषय की बात नहीं कर रहा, वो 2 नंबर जो हैं उनको बता रहा है इनमें से कौन छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। ये चीज़ जानता है और उनको क्लियरली रख पाता है सही जगह पे। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई, सुव्यवस्थित ध्येय है उसका, जो उसको सुव्यवस्थित मतलब एक सही क्रम में रख पाता है। तो उसको ये समझ है। आंसर आपका जो दूसरा वाला है वो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक क्वेश्चन देखिए, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन का ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। अब सममिति का मतलब होता है, जैसे मान लो ये एक
ऐसे ऐसे करके कुछ ये ऐसा चित्र बना दिया गया। एक दूसरा सेम ऐसे ऐसे करके चित्र जो बनाया गया, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे कर लिया, दबा दिया गया। अब समिति का मतलब लगभग एक जैसा पैटर्न दिख रहा है। और ये अगर इसको ये इस लाइन को उठा के थोड़ा इधर खींच ले, तो ये जो चित्र पहले वाला बना था उसी हिसाब से बना पाएगा, उसी हिसाब से इसको बना पाएगा, एक जैसा बन जाएगा। लेकिन इन सब प्रोसेस को कभी आप डिजाइन करते होंगे, देखिए जैसे आर्ट को आप पढ़ते होंगे, तो सबसे ज़्यादा कोई चित्र बनाया जाता है, बच्चे को पहले उस चित्र को बनाने के लिए डॉटेड सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं? एक बिंदु सीट होती है। आप भी कोई चित्र बनाते होंगे तो इस पर इस प्रकार से आप डॉटेड सीट बनाते होंगे, डॉटेड सीट। और उसके बाद में जैसे ही लगता है कि चित्र एकदम सही बना है, तो उसको आप फिक्स कर देते हैं, इस तरीके से वो क्लियर हो जाता है। ये तरीका रहता है। ठीक है, तो मोतियों की माला, गिनतारा, द्विमुखी पटल, ये कोई नहीं होंगे। आंसर आपका होगा कौन सा? बिंदु सीट। बिंदु सीट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका देखो, अभी बाद में आपको चित्र दिखाएंगे अगर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है जो बच्चों को प्रोत्साहित करती है। ये एक वाद विवाद रख दिया गया है बच्चों के बीच में। फिर उसमें ऑप्शन दिए गए 4। देखो, उसमें पहला ऑप्शन है विश्लेषण और संप्रेषण। विश्लेषण का मतलब होता है, आप जानते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस। और संप्रेषण का मतलब आप कहेंगे कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन, वाद विवाद। तो क्वेश्चन में ही बताया गया वाद विवाद रखा गया है। अब जीरो को जब बताया जाएगा कि प्रभावशाली है, तो बच्चों के बीच बच्चे सोचेंगे, उसमें एनालिसिस करेंगे, ऐसा क्या है कि जीरो एक प्रभावशाली है, तो एनालिसिस तो उसमें आना ही आना है। और उसके बाद में जब क्लास है, एक दूसरे से बात करेंगे। वाद विवाद तो क्वेश्चन में ही बोला गया है, और संप्रेषण का मतलब वाद विवाद होगा ही होगा क्वेश्चन में। तो जो पहला ऑप्शन दिया एकदम बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। देख, फिर बोला वे संख्याएं लिखने जिनमें शून्य हो। इसका क्या मतलब? कोई वजूद ही नहीं है। वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, ठीक है, लिखने में जिनमें शून्य हो, वे समस्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो। यहाँ ऐसी कोई किसी वर्ड की आवश्यकता ही नहीं है कि ये सब बोलने की। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो आप समझ पाए होंगे कि बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं शिक्षण के। और 15 क्वेश्चन लगभग होते हैं। अगर आप आसानी से कर सकते हैं तो ये 5-7 मिनट में 15 क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाएंगे। टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि मैथ्स जो सीटेट का होता है वो बहुत कैलकुलेटिव होता है, और उसमें टाइम लगता है। तो इधर का टाइम बचा के आपको उधर कंज्यूम, जो जितना होता है उधर आप खर्च कर देंगे उसको, तो काम बन जाएगा। यहाँ बहुत कैलकुलेटिव, यहाँ कुछ है नहीं, इसमें आप बहुत इजीली कर पाएंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं, पहली बात बताई गई, एक शिक्षार्थी को संख्याओं, सॉरी लाइन ही पूरी क्रॉस हो गई, संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, पहले ही बोल दिया गया संख्याओं। क्या बोल दिया गया? बोला गया है संख्याओं। ठीक, संख्याओं की प्रॉब्लम ये तो हो गई। अगली बात ये बताई गई परिकलन। परिकलन को आप कह सकते हैं, अगर थोड़ा इसको अच्छे ढंग से देखें, इसका जो अर्थ होता है, कॉन्सेप्चुएट बात कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है लग रहा है। तो बच्चे को अगर संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी नहीं है, और उसको गणना भी करना नहीं आता है, तो आप क्या कह सकते हैं? क्या लिखने की समस्या होगी? लेखन अक्षमता, ये डिस्ग्राफिया जो लिखा है, ये लिखने की प्रॉब्लम होती है, ये तो होगा नहीं। फिर बोला गया है दृश्य स्थानिक संगठन, ये हो सकता है? ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाठन अक्षमता की बात किया है, इसमें भी भाई पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। एक्चुअल समस्या क्या है, वो उसको समझ ही नहीं आता है, और कैलकुलेट भी नहीं कर पाता है, कंप्यूट भी नहीं कर पाता है, यानी गणना भी नहीं कर पाता है। इसका मतलब डिसकैलकुलिया जो नाम की है समस्या है उसको है, यानी वो कॉन्सेप्ट को, मैथ को बिल्कुल समझ ही नहीं पाता है, और कैलकुलेशन भी नहीं कर पाता है। तो दूसरा वाला आंसर जो है वो बहुत अच्छा इसको सेटिस्फाइड कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो यही आंसर भी होगा दूसरा वाला।
और ये बाकी 3 ऑप्शन आप काट ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे भाई क्वेश्चन। जी, ये देखिए अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर, जो ऊपर थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ये लिखा है प्राथमिक प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक, आप देख पाए होंगे, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। ये प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। अब प्राथमिक स्तर पर देखो भाई क्या है, व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है। तो मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए। दूसरा है परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए करने के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। अब बोला गया है प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षार्थियों के लिए। देखो प्राथमिक स्तर, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लें। व्यवहारिक उपकरणों का महत्व दिया जाता है ताकि क्वेश्चन में बच्चा जो पढ़ा रहे हैं आप उसको अपने जो लाइफ होती है उससे को रिलेट करता है। इसका मतलब होता है व्यवहारिक जिंदगी से जोड़ना होता है मूल गणितीय संकल्पनाओं, क्योंकि गणित में पढ़ाया जा रहा है, संकल्पनाओं को समझने के लिए। देखो इस ऑप्शन को देखो, शब्दों में व्यक्त समस्या हल, इसका कोई वजूद ही नहीं बचता, कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में शब्द से क्या कह रहे हैं। ठीक है, व्यवहारिक मानसिक मौखिक परिकलन की बात, ये भी यहाँ पे सटीक नहीं बैठ रही है। उसका क्वेश्चन परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना है, इसके लिए लाइफ को व्यवहार से नहीं जोड़ा जाता है। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन, अगर आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है, अगर उसने मान लो व्यवहारिक हिसाब से बिल्कुल नहीं आता है, और अगर बाई मैथड मैथ उसको लगानी आती है और सारे क्वेश्चन एज इट इज लगा देगा, तो परीक्षा में तो बेहतर उसका रिजल्ट आना ही आना है भाई, क्योंकि उसने सारे क्वेश्चन लगाए हैं। व्यवहारिक का मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को उसने पढ़ा, उसको समझा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, ये चीज़ समझ में आती है कि ये व्यवहारिक मैथ में जा रही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, ये तीसरा वाला, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए भाई जी, फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित में कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। फिर एक बार आप क्वेश्चन को देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, ये बताया गया है। देखो पहला ऑप्शन है 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। खुले की बात मतलब है ये उधर से फ्री क्वेश्चन है, लेकिन इधर जो बोला है दूसरा ऑप्शन, कोई दो संख्याएं लिखिए जिनके गुणनफल 45 हो। अब गुणनफल जब 45 बता दिया तो एक कंडीशन लग गई, या तो आप इसको 15 गुणे 3 45 लिखेंगे, और या भाई 9 गुणे 5 लिखेंगे, तब ये 45 बनेगा। कंडीशन बता रखी है उसने। दूसरे में बताया संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार अगर आप 15 को जोड़ेंगे, यानी 3 बार 15 15 जोड़ेंगे, तो ये भी इसमें कंडीशन फिक्स है। फिर बताया 15 गुणे 3, इस बार गुणे का साइन उसने ऑलरेडी लगा रखा है, तब भी 45 है। तो खुले की जब बात करेगा तो इन तीनों में कंडीशंस दी है, देखिए। और जो ये आपका पहला ऑप्शन है, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खुले की बात करेगा तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। थोड़ी सी ध्यान देते हैं, कभी कभी थोड़े से कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो अगला देखें, अगला क्वेश्चन जी, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है, मतलब कक्षा 2 का विद्यार्थी है, नॉर्मल जोड़ तो कर लेता है, जिसमें उसे कैरी करना पड़ता है, हासिल बचता है, वो क्वेश्चन नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या समस्या होगी, गणित में रुचि का अभाव है। अगर रुचि का अभाव होता तो वो इन क्वेश्चन को भाई कैसे जोड़ लेता, देखो ये, क्योंकि वो बिना हासिल वाले क्वेश्चन तो जोड़ता है। अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव है। अगर आप इसकी बात करें तो वो अगर ये लिख लेता है, ये लिख लेता है, तो इनको ही ऐसे कर दे 6 4, तो ये थोड़ी ना कहा जाएगा कि वो 1 अंक वाले जोड़ लेता है। ये बात हुई। शून्य के महत्व की समझ का अभाव, शून्य का यहाँ क्या मतलब है, अभी तो कोई मतलब नहीं है मेरे इस क्वेश्चन में। हाँ ये प्रॉब्लम है कि जैसे 3 7 लिखा है और 6 8 लिखा है, वो 8 से 14, यहाँ पे जब 14 हो जाता है तो ये एक कैरी करके इधर नहीं ला पा रहा है। इसको मतलब पुनर्समूहीकरण, इधर का बचा हुआ पार्ट इधर ऐड नहीं कर पा रहा है,
तो भाई क्या समस्या है उसको, चौथे वाले ऑप्शन की समस्या है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन बता रहे हैं। अगर पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया को समझ का थोड़ा सा अभाव है, इस चक्कर में वो कैरी नहीं कर पाता, हासिल नहीं ले जा पाता, ये क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला देखो, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? अच्छी अच्छी बुक की बात करें, मान लो अगर आपको ही कभी बुक खरीदनी पड़ी, अच्छी बुक का मतलब वही होता है, आजकल के ज़माने में कहा जाता है कि जो ट्रिक, ये बुक अच्छी है ट्रिक, लेकिन ये सब बेकार है, कुछ भी काम का नहीं है जब तक आप किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। ये एक्चुअल नॉलेज नहीं है, ये कैन एक्चुअल नॉलेज है। पहले आप इसको समझने की कोशिश करें, और जब ये आ जाएगा तो वो कौन ट्रिक जो होती है वो अपने आप बनती है। भाई आप देखिए, जैसे मान लो कभी पहले आप साइकिल नहीं चला पाते थे, तो आपसे साइकिल गिरती थी। ये साइकिल क्या होती थी? गिरती थी। आप सोचेंगे साइकिल गिरती थी, लेकिन जब से आपने साइकिल चलाना सीख लिया, उसके बाद तो आप फिर हैंडल छोड़ के भी साइकिल चला ले रहे हो ना। तो ये आपको किसने सिखाया है कि आप हैंडल छोड़ के चला रहे हैं? जब बेसिक नॉलेज होता है, उसके बाद में जब होता है ट्रिक, वो ऑटोमेटिक जनरेट होती हैं। दिमाग खुद कुछ न कुछ सोचने लगता है कि क्या इजी है, क्या सरल है, क्या मुश्किल है। प्राथमिक स्तर पर गणित अच्छे पाठ्य पुस्तक, तो उसमें सबसे पहले देखो पहला ऑप्शन, उसमें अवधारणाओं का परिचय। ठीक है, इसका थोड़ा भीड़ बढ़ गया है यहाँ पे, थोड़ी कम कर देते हैं। अब देखिए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट जो हो उनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए कि अगर हम उसके पहले किसी टॉपिक से पहले उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लें और वो दिमाग में सेट हो जाए, तो सबसे अच्छा तरीका यही है। बाकी उसमें केवल बहुत अभ्यास होने से कुछ समझ नहीं आ रहा, अभ्यास का क्या मतलब है, वह आकर्षण, ये फर्जी के ऑप्शन है, मोटी पतली, आप इसके बारे में सोचें भी ना कभी आंसर लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई जी, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं तब तक इसको आपको दिखा रहा हूँ। वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज, आकृतियों को दिखावट, देखिए इस पे थोड़ा ध्यान दें। फिर उसके बाद एक वर्ड लिखा है वर्णित, ठीक, वर्गीकृत। इसमें स्तर वन विश्लेषण है, विश्लेषण की बात कर रहा है, एनालिसिस, और यहाँ पे आकृति की दिखावट के अनुसार ये होता है। आप कभी एक इंटरव्यू होता होगा, जैसे बड़े स्तर पर होता है, बच्चे को कुछ आप दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, ये चित्र बना, कोई चित्र एक बना के दिखा दीजिए, और अगर बच्चा इस चित्र को समझने के बाद और कुछ एक्सप्लेन करके लिख देता है उसके बारे में, ठीक, तो ये क्या होता है, ये होता है जीरो स्तर। क्या होता है? जीरो स्तर। यानी जिस चीज़ को वो देखता है उसकी इमेज उसके माइंड में बनती है, और उसके बाद उसी चीज़ को वो एक्सप्लेन करता है, तो ये जीरो स्तर बोला जाता है। एनालिसिस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और फॉर्मल इनफॉर्मल की बात करें तो ये भी कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में आकृतियों को दिखावट, वर्णित और वर्गीकृत की बात कर चुका है। आकृति को देखना, फिर उसको समझ लेना, उसकी एक माइंड में इमेज बनाना, और उसके बाद उसके बारे में कुछ बता देना, तो ये जीरो स्तर होता है। जो ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया, चौथा ऑप्शन आप लिख लीजिए, जीरो स्तर विश्लेषण होता है, जीरो स्तर का विश्लेषण। नेक्स्ट देखिए भाई जी, इस क्वेश्चन में क्या है, इसके देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना होता है। ठीक, संप्रेषण का मतलब आप समझ रहे होंगे, संप्रेषण का मतलब क्या होता है। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, आप समझ सकते हैं, कम्युनिकेशन, जी कम्युनिकेशन। तो इसमें बताया गया संप्रेषण उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचार का खंडन करना, और उसके बाद में गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। देखो, तो इसका जो आंसर होगा, संप्रेषण उल्लेख किस क्षमता का विकास कर रहे हैं। गणित कक्षा में संप्रेषण, कम्युनिकेशन का मतलब, अगर आपको कोई चीज़ समझ में अच्छे से आ गई है, ठीक, ये तो एक आंकड़े वाला क्वेश्चन है जी, देखेंगे।
थोड़ा आंकड़े वाला क्वेश्चन है एंड और एक बार, ठीक है। ये सांख्यिकी का पहला ऑप्शन है। कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर दे देना, ये देखो कम्युनिकेशन। ये जो तीसरा ऑप्शन है, गणित की समस्याओं को दूसरों के विचारों के खंडन करने के लिए, नहीं बिल्कुल इसको आप सोचे ही नहीं इसके बारे में। गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट ढंग से, सबसे अच्छा ये बात है, अगर आप कम्युनिकेशन किया जाता है, संप्रेषण किया जाता है, तो उसका मतलब ये होता है आप सही से उसको सॉल्व कर पाएंगे और सही से उसको फिर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और तो उसका गणितीय जो विचार होता है सुव्यवस्थित ढंग में होना चाहिए, और उसके बाद में बोल रहा है स्पष्ट तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट भी कर सकें। तो आंसर इसका जो सही वाला होगा वो कौन सा होगा? चौथा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में, देखो चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वो क्या है भाई? विभाजक अवस्था में नहीं, उपादान अवस्था में नहीं, परिणाम परिमाणात्मक अवस्था में, दिशा और डिस्टेंस, ये नहीं। चारों मानी उसकी जो बेसिक प्रोसेस है, जोड़ घटाना गुणा भाग को बच्चा समझ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो संक्रियात्मक प्रोसेस अवस्था में है। इसमें संक्रियात्मक अवस्था, जी संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। देखते हैं जी। देखो अगला क्वेश्चन देखिए जी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। देखो ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, मैं थोड़ा एक बार दिखा दे रहा हूँ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर और उच्चतर गणित के लिए तैयारी, नहीं भाई बात समझ नहीं है। हाँ, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी, बिल्कुल देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ पे दिखता है ऑप्शन आता है कक्षा कक्ष में दी गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात कही गई। अंतरराष्ट्रीय मापदंड का कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम बिंदु को खेल प्रतिरूप, प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम बिंदु को खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। टेनग्राम ग्राम का लफड़ा जो होता है, आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कभी कभी कि क्या होता है, हर बार समझ में आता है। चलो 10 ग्राम के बारे में पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये 10 ग्राम होता क्या है ये अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। स्तर पर 10 ग्राम बिंदु खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता कर किसमें करते हैं? मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ, ये है स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। तीसरा ऑप्शन संख्याओं की तुलना करने में, बोध विकसित करने में नहीं, परिकलन कौशल में नहीं, ये नहीं। अब देखो आंसर फिर कौन सा होगा? स्थानिक समझ की योग्यता वृद्धि के लिए, ये वाला आंसर है। तो देखो आगे चलते हैं। देखिए ये आपके सामने 10 ग्राम रहा। अब बच्चों को समझाया जाता है जैसे कुछ ऐसे चित्र बना के, 10 ग्राम का मतलब ये देखिए कि ये 1 2 3 4 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 5 लिखा, गिनती लिखी है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या बना हुआ है? एक ट्राइंगल बना हुआ है। इधर आप देखेंगे क्या बना है? ट्राइंगल। इधर देखेंगे ये इतना क्या बना है? एक आयत बना, एक चतुर्भुज बना है। फिर आप देखेंगे ये क्या बना है? एक ट्राइंगल बना है। बच्चों को यहाँ से हुआ क्या? एक तो वो नंबर सीख गए, दूसरी चीज़ थोड़ा इंटरेस्टेड भी होता है। और यहाँ से देखेंगे कि आप देखो ये एक आयत बना हुआ है, ये भी सीख जाते हैं साथ में। ये देखो पीला वाला आयत बना है। कहीं ना कहीं हर चीज़ पे देखिए आप कितना अच्छा ट्राइंगल बना है। एक तो आपने नंबर सिखाए, तो बच्चों को स्थानीय जो चित्र होते हैं, इमेज होते हैं, जो ज्योमेट्रिकल होता है, उनको भी समझना आ जाता है। देखो अब ये वाला बात करते हैं। ये आपको बच्चे को अगर आप दिखाएंगे, यहाँ भी हर जगह पे देखो ये त्रिभुज बना है, ये बना है, इधर एक चतुर्भुज बना है। बट आप एक्चुअल में देखो ये कोई एक चित्र लग रहा है कि कोई जानवर जैसा बना,
इस चीज़ को बच्चे अच्छे से समझेंगे। आप इधर देखेंगे तो ये भी लगेगा कुछ बैठा है, इधर आप देख रहे होंगे कि कुछ एक हाँ मकान जैसा झोपड़ी जैसी बनी हुई है, ये कोई जानवर नीचे को झुका हुआ बैठा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, 10 ग्राम मतलब बच्चों को ऐसे तरीके से समझाया, ऐसे तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि बच्चा पे कोई प्रेशर भी ना पड़े, और एक्चुअल में वो धीरे धीरे ये भी समझ जाता है कि ये है क्या। तो ये चीज़ भी उसके समझ में आ जाती है। देखिए भाई कुछ गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन में। जी, फिर से सही करना है जी। तो ये हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाँ, एक 10 ग्राम का और अच्छा सा चित्र है, अब देखेंगे। देखो यहाँ पे लग रहा है एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ ऐसी बनी है, बच्चे को दिखाएंगे आप। ये देखो यहाँ पे नीचे लग रहा है पतंग टाइप की बनी है कुछ। इधर आप देखेंगे कुछ, मतलब कोई एक चित्र देखिए त्रिभुज तरीके का, कुछ झोपड़ी तरीके का बना हुआ है, एक ये डिजाइन जैसा बना है। लेकिन आप एक्चुअल जो उसके तरीके को आप देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है। तो ये ज्यामितीय रचनाओं को समझने का बहुत अच्छा तरीका होता है, और बच्चे समझ भी बहुत इजीली जाते हैं चित्र के हिसाब से। तो 10 ग्राम ये सबसे सुविधाजनक होता है बच्चों को समझाने के लिए, और यही सबसे अच्छी उपाय भी होता है ऐसे तरीकों को समझाने के लिए। तो बच्चे इजीली समझ पाते हैं। शायद आप 10 ग्राम को चित्र देख करके आप ये समझ आया होगा कि 10 ग्राम क्या है, आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद एक आता है डॉट पेपर। अभी मैंने क्वेश्चन डॉट बिंदु पे करवाया था, तो डॉट पेपर का सीन आपके सामने है। ये भी डॉट पेपर भी बहुत अच्छा एक मेथड होता है। देखो बच्चों को, अगर अब कोई यहाँ पे इसको जोड़ देता है, अगर इसको बात करेंगे, कोई इधर जोड़ेगा तो कोई इसको लाके इन तीनों को जोड़ेगा तो कहीं इधर आ जाएगा। अब इनको जोड़ के कोई ऐसा बना देगा तो आप उससे बताए देखो कितना अच्छा बॉक्स बन गया है, घर बन गया है, कुछ भी समझा सकते हैं हम। ठीक है, तो डॉट पेपर ये इस तरीके से कुछ होता है सिखाने के लिए, बिंदु बिंदु उसको मिला मिला के बनाया जाता है। तो डॉट पेपर की बात को समझ आई होगी। डॉट पेपर पे देखें, हाँ जी, एक और आता है आपको कंफ्यूज करेगा, तो सारी चीज़ों को मैंने शायद एक ही इसमें जोड़ने की कोशिश की है। जैसे जियो बोर्ड, तो जियो बोर्ड समझते हैं। जियो बोर्ड का मतलब होता है, जियो बोर्ड जो होता है वो 2D फिगर्स को, किसको, 2D फिगर्स को जोड़ लेता है। 2D फिगर में जैसे होता है वर्ग होता है, त्रिभुज होता है, ठीक, चतुर्भुज होता है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। अब देखेंगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है। क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है। यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है। यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे एक देखो रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये जो होता है जियो बोर्ड होता है, बच्चों को समझाने के लिए भी होता है, और धीरे धीरे से बच्चों को 2D की समझ आ जाती है। सब 2D डायमेंशनल होता है, इसमें हाइट नहीं होती है। तो शायद आप जियो बोर्ड का चित्र देख पा रहे होंगे। जियो बोर्ड क्या है, इसमें एक क्वेश्चन देखिए आपको। जियो बोर्ड, जियो बोर्ड में क्या होता है, जियो बोर्ड में आप प्लीज़ ये याद रखिएगा कि जियो बोर्ड 2D फिगर्स को समझाता है, इन इन फिगर्स को समझाता है। जियो बोर्ड इनको समझाता है, 3D फिगर को नहीं समझाता है। जियो ये 3D फिगर बने हैं, जिनमें देखिए लंबाई भी है, ये चौड़ाई भी है, और ये ऊंचाई भी है। ये जैसे शंक्वाकार कौन है, ये है इसमें, और ये इसकी हाइट है, ये एल है। तो ये जिनमें जिनमें ऊंचाई होती है सब 3D में है, और ये जियो बोर्ड पे नहीं दिखाए जाते हैं। 2D फिगर जियो बोर्ड पे समझ में आते हैं, उनको समझाया जाता है। आगे देखेंगे जी, एक जियो जैब्रा कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा आपको, तो मैंने जियो जैब्रा को भी जोड़ रखा है। देखिए जियो जैब्रा कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर जैसा होता है, ऐप जैसा है। ठीक है, और ये आप इसको चेक करेंगे तो कहीं आपको दिख जाएगा नेट पे। इसमें क्या होता है, खोज फर्क होती रहती है इसमें, कुछ कुछ जैसे कोई नंबर वैल्यू रख के इधर आपको दिख रहा होगा, तो इधर कुछ निकालना होता है। इसमें नए नए परिणाम निकलते रहते हैं। जब इस पर कुछ प्रैक्टिस करवाया जाता है तो इस हिसाब से ग्राफ पेपर के साथ जियोजेब्रा के बारे में आप शायद देख पा रहे होंगे इस चित्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अबेकस क्या होता है, अबेकस बच्चों को काउंट करने में बहुत मदद करता है। निम्न जो प्राथमिक स्तर पे होता है, तो अबेकस का सबसे पहले जोड़ घटाना होता है। आप ये कहते हैं ब्लू ले लीजिए, रेड ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, तो इसमें स्थानीय मान का भी इधर उधर खिसका देते हैं। कि इधर आप देखेंगे तो भाई 6 हैं, इधर 4 हैं, इधर 3 हैं, इधर 5 हैं, एक कम करते हैं। तो ये भी बच्चों को काउंट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है गणित की शिक्षा में, जी गणित की शिक्षा में का मुख्य ध्येय क्या है। तो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है, ज्यामिति के प्रमेयों और उनको प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना है। केवल ज्यामिति के लिए यही गणित का ध्येय है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों को गणित समझाने में सहायता करना, गणित का ध्येय सिर्फ गणित समझने में सहायता करना,
ये भी इतना पावरफुल नहीं लग रहा है। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, उपयोगी क्षमताएं तो फिर क्या केवल गणित से ही विकसित होंगी? बहुत चीज़ें हैं। तो बात करते हैं, हाँ, बच्चों को गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, जो गणित से हो सकती हैं। जितनी प्रतिभा गणित के द्वारा निखारी जा सकती, निकाली जा सकती है, अगर बात की जाए, तो गणित शिक्षा का मुख्यतः यही होना चाहिए कि मैथ से आप क्या क्या गेन कर सकते हो, उसके बारे में बात करना चाहिए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई जी। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा फिर देखिए। तो इसमें बोला गया गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। एक निश्चित प्रकार की सोच पर तार्किक विकसित करने के लिए। फिर चौथा, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। देखो, जो गणित की बात कर रहा है संकीर्ण की बात क्यों करेगा? दूसरी बात, उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति अभी प्राथमिक स्तर पे इस बात को बात नहीं करते हैं। और जो दूसरा है विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं को विकास करना, और ऊपर दिया संप्रत्यय को सिखाते हुए खोज परक उपागम का प्रयोग करती है। खोज परक का मतलब हुआ कि वो एक निश्चित प्रकार की बच्चों के अंदर जो सोच है, तार्किक क्षमता है, उसको डेवलप करना चाहती है। तो सबसे अच्छा आंसर यही सी वाला होगा। नेक्स्ट देखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पढ़ लीजिए। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करती है। अब ध्यान से सुने। शैलजा की कहानी ये है कुछ कि वो जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उसके परिमाप को वो निकाल तो बहुत अच्छे से सकती है, और लेकिन वो उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम है तो उसकी, देखो, समस्या एक्सप्लेन किया तो भाषा में प्रॉब्लम रहेगी, और जो उसकी गणितीय प्रवीणता रहेगी वो उच्च रहेगी। तो देखो, कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल, ये बात बोलने की यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो उसको सॉल्व कर सकती है। अगर सॉल्व कर सकती है तो फिर कम आत्मविश्वास वाली बात ही नहीं बनती है। दूसरी बात ये देखो, परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ, परंतु अच्छी मौखिक योग्यता होती तो वो एक्सप्लेन ही कर देती ना। लगा तो क्वेश्चन को लेती है निम्न स्तरीय भाषा, भाषा निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। नहीं, भाषा तो निम्न स्तरीय है, लेकिन आप गणितीय प्रवीणता नहीं कह सकते, बिकॉज वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती है। तो इसका मतलब चौथा देखिए, भाषा निम्न स्तरीय है लेकिन प्रवीणता उच्च स्तरीय है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। ये तो भाई नहीं हो सकता। मस्ती का क्या मतलब है? दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना। हाँ, गणित से ही दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करने के बाद विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करना है। ये बात कुछ नहीं नहीं समझ आई। ये भी कोई निष्कर्ष नहीं अच्छा दे रही है। समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। समय का, गणित की पाठ्य पुस्तक विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने की बात करता है। मेरे हिसाब से डी सबसे अच्छा आंसर होना चाहिए। विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, ये सबसे अच्छा है। अगर बात करते हैं अभ्यास करने के लिए, तो विस्तार अधिगम, सीखने का मतलब, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग पे ज़्यादा प्रोसेस ध्यान दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप भाई। देखो, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। देखो, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो इसमें क्या होना चाहिए? मूल्यांकन निहित है। अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा करना, विद्यार्थी की ग्रेड श्रेणी और रैंक स्थित। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, देखेंगे क्या होता है इसमें क्वेश्चन में। प्राथमिक, एक बार क्वेश्चन मैं फिर से पढ़वा दे रहा हूं, आप देख लेंगे। देखिए, प्राथमिक अवस्था में गणित के रचनात्मक मूल्यांकन, क्वेश्चन पूरा अब दिख रहा होगा आपको।
जी, अब मैं बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन जो दिया गया रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है, सामान्य त्रुटियों को पहचानना नहीं, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थियों की ग्रेड श्रेणी और रैंक स्थिति, ये सब अभी किसी मतलब नहीं है, प्राथमिक अवस्था है। अधिगम में असंति ये दिखाना है कि उसके सीखने में क्या असंगति आ रही है और शिक्षण में कोई कमी तो नहीं रह रही है, ये पहचानना इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर है और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि, तो इसमें बताएंगे वे गणितीय कम सफल विद्यार्थी तथा मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक हैं। दूसरा है वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। देखो ऐसे ऐसे ऑप्शन भी आते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। मनोरंजक क्रियाकलाप चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधित, आपको बताना है ज्यामिति पहेलियां जो होती हैं उनका मतलब क्या है। वे प्रत्येक विद्यार्थी को स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होती हैं। अच्छे से देखें भाई, कोई मतलब नहीं क्वेश्चंस का बनता है। देखो बहुत सबसे अच्छा है, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कभी कभी ये लग जाता है कि इसका ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये आंसर होगा। कुछ ऐसे ऑप्शन ही दे दिए जाते हैं जिनको आप देखते ही आप निगलेक्ट कर देंगे तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में किसके विकास संवर्धन में होता है। ये भी क्वेश्चन आपने आज तक बहुत देखे होंगे यूट्यूब पे, या आप देखते हैं। आइए वैदिक गणित के तरीके से मैं आपको जादुई ट्रिक सिखाता हूँ, गुणा सिखाता हूँ, वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना। जादुई ट्रिक जो होती है वो मोस्ट ऑफ कैलकुलेशन में लगाया जाता है, सभी लोग वैदिक गणित में यूज करते हैं। उसी को कहते हैं वैदिक गणित। आपने पढ़ी होती तो आप भी ऐसा कर पाते, या आप सोचते हैं मैंने पढ़ी होती तो ऐसा होता। तो वैदिक गणित आजकल किसके प्रचलन में है, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन पे फोकस करता है। और कैलकुलेशन पे फोकस करेगा तो आपका आंसर कौन सा, गणित में गणना के कौशल तथा गति के बारे में बात है वैदिक गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास क्या होना चाहिए। देखो, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से, जैसे ही व्यवहारिक जीवन, वास्तविक जीवन, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन इनका जो आंसर होता है एकदम बस आपको गिफ्ट जैसा दिखता है, बहुत आराम से पता चल जाता है। बस आगे मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल संख्या पद्धति, बीज गणित, बिना समय लगाए समस्याओं को हल करना, इनका कोई मतलब नहीं होता है। सीधा सीधा जैसे ही क्वेश्चन दिखता है कि व्यवहारिक गणित, हाँ, किसी भी सब्जेक्ट को जब व्यवहारिक लाइफ से जोड़ा जाता है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, व्हाट दिस है, ये क्या, तब ये चीज़ समझ में आती है। तो व्यवहारिक का ऑप्शन जहाँ भी आपको दिखेगा, हम ज़्यादातर कंडीशन में वो सही होगा, या अगर कंडीशन ज़्यादा नहीं दी है कुछ इधर उधर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है, तत्पश्चात चिन्ह गुणे के से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका कर रही है। तो कभी भी अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आप ज़्यादा उसको बार बार फोकस ना करें। बड़े क्वेश्चन में आंसर बहुत इजी होता है, आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो जैसे देखें, गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां नहीं बात कर रही है भाई। कम सफल सफल की बात नहीं है, वो एक प्रयोग करके दिखा रही है कि बच्चे पहले किसी चीज़ को समझ जाएं। तीलियों से क्रॉस का निशान बना देना, ये क्या है, मूर्त होता है। मूर्त किसी चीज़ को एक्चुअल रूप में दिखा देना, उसका फोटो दिखा देना, उसका ग्राफ दिखा देना, ये मूर्त होता है। फिर उसके बाद आप उसको धीरे से समझा रहे हैं, बेटा ये होता है कैलकुलेशन का साइन, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये समझ आ जाता है उसको। तो आप इसको ये कहेंगे, पहले मूर्त उसको दिखा रही है, फिर अमूर्त की तरफ संपर्क, मूर्त से अमूर्त संपर्क की ओर रूप में एक पाठ का विकास कर रही है। तो ये क्वेश्चन था आपका। देखिए अब शायद आज की एक्सरसाइज यहीं से समाप्त होती है। तो आपको शिक्षण के क्वेश्चन जो बताए गए वो समझ में आए या नहीं आए, कैसा लगा, आपको इस चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर जैसा आपका रिएक्शन रहेगा तो आगे के भी क्वेश्चन मैं इसी तरीके से सॉल्व कर दूंगा और उसका वीडियो बना दूंगा। और यदि अगर आप
ऐसे ही समझ आ रहा है, सब कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। जैसा रिएक्शन होगा तो मैं सारे क्वेश्चंस को आगे फिर ऐसे ही सॉल्व करूँगा। और यदि अगर नो नीड्स देन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग समझिए, पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए। बस आपका एक लक्ष्य है, आप कैसे भी हों पास होना चाहिए। चाहे आप पढ़ के, रट के, समझ के, साम दाम दंड भेदभाव, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, ओनली रिजल्ट। बाकी कोई मतलब नहीं है। कुछ भी करो, बस जो आपका लक्ष्य है वो मिलना चाहिए। आपको सीटेट क्रॉस करना है, पास करना है, बस पास करेंगे। आप कैसे करेंगे वो आप पे डिपेंड है। सिर्फ आप पास लिखवा के लाइए, बाकी कहाँ से क्या होता है कुछ नहीं, कोई मैटर नहीं करता है। आप कितना भी पढ़ लो, फेल हो जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। दुनिया परिणाम देखती है, उसके पीछे और आगे का संघर्ष सब कुछ बाद में। अगर आप कितना भी संघर्ष करें और उसके बाद में आप सफल नहीं हैं, तो लोग कहते हैं मुझे पहले ही से पता है कि इसका कुछ नहीं होने वाला था भाई, उसको कुछ नहीं समझ आता। जैसे ही आप पास होके आएंगे, आप चाहे रोड पे रोज क्यों ना 2-3 घंटे इधर उधर टहले हों, और जैसे ही आप सफल होके आएंगे बोले मुझे तो बोल रहा था बस होने वाला है। हाँ, ये मेहनत करता है लड़का, किसी दिन बस कामयाबी मिलने ही वाली है। तो ये सब बातें होती रहती हैं। तो आपका एक लक्ष्य कि सीटेट पार, बार बार तो पास नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है एक वैकेंसी 5-5 साल तक लगती है। तो जब पास करके रख लीजिए, जब मौका मिले तुरंत आप उसको हिट करिए। ठीक है, तो आप का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।